Hello guys. Welcome to our YouTube channel SEO.ca. So as you all know, this is Himanshu Sekhar Goyal this side, a CA finalist just like you. सो गाइस हमारे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए या फिर हम क्यों कर सकते हैं और हम कब कर सकते हैं, लाइक हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। हमने ये सब पिछले वीडियो में बात किया था। और यार अब अगर हमने मन बना ही लिया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो उसके लिए कंपनीज में अप्लाई करना होगा, इंडस्ट्री में अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? रेज्यूमे चाहिए। तो अब ऐसा तो नहीं है यार कि आप कोई भी रेज्यूमे भेज देंगे एचआर को और एचआर आपका इंटरव्यू ले लेगी। ऐसा तो होता नहीं है ना। आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, एक डिसेंट स्ट्रक्चर्ड रेज्यूमे जो कि अपीलिंग लगे एचआर को, राइट। तो बेसिकली जो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है अपना रेज्यूमे के बारे में कि डोंट मेक इट वेरी स्टाइलिश और वेरी कलरफुल और समथिंग, जस्ट कीप इट सटल एंड सिंपल। तो क्या होता है ना, कई बार हम जैसे कैनवा या कहीं पे जाते हैं, हम रेज्यूमे ये देखते हैं, रेज्यूमे टेम्पलेट, उसमें ना बहुत चटक पटक रहता है, वहाँ पे बहुत डिजाइन बन रही है वो। एक्चुअली ना वो डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रेज्यूमे बनता है। जैसे अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो उसको वैसा रेज्यूमे डालना चाहिए। लेकिन बीइंग इन ए प्रोफेशनल कोर्स और लुकिंग फॉर ए प्रोफेशनल जॉब, आपको बहुत ही सिंपल और सेटल रेज्यूमे बनाना चाहिए, राइट। तो अब सिंपल एंड सेटल रेज्यूमे बनाने के लिए हमको कुछ बताओ कि क्या कैसे हमारा रेज्यूमे ज़्यादा अपीलिंग भी लगे और उसमें ज़्यादा हम ये सब हमको कलर वलर भी ना ऐड करना पड़े। कोई डेटा डालें तो उसको कैसे डालें। ओके, सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर अबाउट इट इज़ कि हमको ऐसा नहीं करना है ना कि हम पूरा ही किसी एक रोल स्पेसिफिक रेज्यूमे बना लें। कि सोचिए अगर मेरे को एफ पी एन ए में जाना है तो मैं अपने रेज्यूमे में सारा चीज़ एफ पी एन ए पे ही फोकस करते बना रहा हूँ। देयर आर वेरी डोमेन्स विच ऑफर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, राइट। तो हमको रेज्यूमे थोड़ा जेनरिक बनाना है कि हम एक ही रेज्यूमे मल्टीपल रोल्स के लिए भेज सकें। लेकिन हमको ऐसा भी नहीं करना है ना कि उस रोल के लिए हम स्पेसिफिक ना रहें। तो हम जो रेज्यूमे के साथ मेल में कुछ लिख के भेजते हैं कि हम क्यों, व्हाई शुड यू हायर मी और व्हाई शुड यू टेक माय इंटरव्यू, राइट। तो उसमें हम थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे, रोल स्पेसिफिक चेंजेस, जिससे कि ये ज़्यादा अपीलिंग लगे। पर रेज्यूमे हम जेनरिक ही बनाएंगे जो कि हमको बार बार चेंज करना ना पड़े, राइट। तो जो चेकलिस्ट की मैं बात कर रहा था कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान देना चाहिए व्हेन मेकिंग ए रेज्यूमे। तो जो सबसे पहला और बेसिक चीज़ है जो कि बहुत लोग भूल जाते हैं, दैट इज अलाइनमेंट एंड फॉन्ट। सबसे पहले तो आपको बहुत ही एक सिंपल सा फॉन्ट चूज करना है एंड कीप इट कंसिस्टेंट एवरीवेयर, मतलब थ्रू आउट योर रेज्यूमे कीप इट कंसिस्टेंट। एंड सेम फॉर अलाइनमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार कि आपने दो टेबल बनाया है, ऊपर का टेबल में अलाइनमेंट है सेंटर, नीचे का टेबल में अलाइनमेंट है राइट, कहीं पे लेफ्ट कहीं पे सेंटर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह आपका अलाइनमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। फॉन्ट, अगर हेडिंग्स में आपका फॉन्ट हर तरफ 11 साइज है तो आपको हर तरफ हर हेडिंग्स में 11 रखना है। अगर नॉर्मल जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उसमें 7 है, 8 है, 9 है, तो आपको वो रखना चाहिए, राइट। और वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका कंटेंट कितना है, आप उस हिसाब से फॉन्ट का साइज चूज कर सकते हैं। 7 to 9 इज ए डिसेंट फॉन्ट फॉर राइटिंग योर normal text, generic text, and 11 to 13 is a decent font for your headings, right। ओके, सो अलाइनमेंट हो गया, फॉन्ट कंसिस्टेंसी हो गया, राइट। और अननेसेसरी पार्ट हटाना है, लाइक हमको ये सब नहीं डालना है, करियर ऑब्जेक्टिव ये वो सबको पता है। करियर ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं लिखने वाला, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, राइट। यू आर जस्ट ए ट्रेनी। तो अभी आपका करियर ऑब्जेक्टिव है सीए पास करना, दैट्स द वेरी फर्स्ट करियर ऑब्जेक्टिव यू हैव। तो ये सब पार्ट हमको हटाना है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यार कि जहाँ भी पॉसिबल हो डेटा टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। कि यार अगर आप अपना जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं तो उसको आप टेबुलर पार्ट में लिखिए कि हाँ मैंने पहले से जो मोस्ट रिसेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि यार जो मोस्ट रिसेंट है वो सबसे पहले आएगा। जैसे अभी आपने सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट पास किया होगा सबसे रिसेंट, तो सबसे ऊपर सीए इंटरमीडिएट। अगर बोथ ग्रुप है तो एक ही लाइन में लिखिए स्कोर, ब्रैक वहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड जो भी अगर अटेम्प्ट आपका ये है, मतलब यू फील कि यार आपका अटेम्प्ट लिखने से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो आप अटेम्प्ट लिखिए। अगर मल्टीपल अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट मत लिखिए, वहाँ पे बस आप स्कोर लिख दीजिए। अगर कहीं एग्जाम्सन है तो एग्जाम्सन लिख दीजिए, उसके बाद एक टेबल में रिमार्क्स करके एक कॉलम होगा, मतलब कॉलम बनाइएगा, वहाँ पे ये लिख दीजिएगा रिमार्क्स में कुछ भी एग्जाम्सन है या फिर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट है, रैंक है, कुछ भी है वो लिखिए और स्कोर लिखिए। तो चार आपका जो ये क्वालिफिकेशन वाला टेबल है उसमें आप चार कॉलम बना सकते हैं। पहले एग्जाम, कौन सा एग्जाम है, कौन सा इंस्टीट्यूट है,
उसके बाद स्कोर एंड रिमार्क्स। और मैं इंस्टीट्यूट क्यों स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे हम अपने 12th 10th और ग्रेजुएशन के जो क्वालिफिकेशन है मार्क्स है वो यहीं डाल सकते हैं। आपको कई टेबल्स बनाने नहीं पड़ेंगे कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नहीं, हम एक ही टेबल बनाएंगे, उसी में दोनों आ जाएगा, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन, जो भी ग्रेजुएशन का आपका करंट लेवल जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं वहाँ तक का स्कोर, जो भी सीजीपीएस में आता है आपका 10th 12th। और अगर आपके इस क्वालिफिकेशंस के साथ कोई भी आपका अचीवमेंट जुड़ा है तो उसको लिखिए। अगर आप स्कूल में फर्स्ट आए हैं वो लिखिए, आप स्कूल में सेकंड टॉप 5 में आए हैं वो लिखिए, आपका इंटरमीडिएट में अगर आप पूरे आपके टाउन में आपकी सिटी में आपका हाईएस्ट मार्क है, सेकंड हाईएस्ट मार्क है, कुछ भी है, एनी स्मॉल मतलब कोई भी स्मॉल डिटेल है आपके पास उसके बारे में आप लिख दीजिए, वो मैटर करे या ना करे लिखिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमको आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस लिखना होता है। आप ट्राई कीजिए कि उसको आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं क्या। अब लोगों को लगे यार क्या एक्सपीरियंस को मैं क्या टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करूं, तो देखिए सोचिए आपने अपने 1 साल की आर्टिकलशिप जर्नी में 2-3 क्लाइंट पे काम किया है, तो आप वहाँ पे दो ये मतलब उसको डिवाइड कर लीजिए कि इस सेक्टर का इस क्लाइंट का सेक्टर ये था, उस क्लाइंट का सेक्टर वो था, तो सेक्टर वाइज डिवाइड कर दीजिए। और फिर क्लाइंट वाइज मतलब सोचिए आपने 4 क्लाइंट पे काम किया है, उसमें से 2 क्लाइंट हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के और बाकी 2 क्लाइंट दूसरे सेक्टर के हैं, ठीक है। तो आप पहले कॉलम में आप 3 रो ही डालेंगे, उस तीनों रो में वो तीनों सेक्टर का नाम होगा। फिर जो टॉप वाला सेक्टर होगा उसमें आप 2 क्लाइंट का नाम डालेंगे उसको फर्दर डिवाइड करके, राइट। और फिर उसमें आप अपना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ये डिफाइन करेंगे, ओके। और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में, आपको ऐसे नहीं लिखना है ना कि आई हेल्प्ड इन और आई पार्टिसिपेटेड इन द ऑडिट ऑफ दिस क्लाइंट और दैट क्लाइंट। आपने उस ऑडिट में किया क्या, पर्टिकुलरली व्हाट यू डिड, आपका रोल क्या था, आप वो बताइए। क्योंकि एचआर इंटरव्यूअर कोई भी देखेगा वो जानना चाहता है उसमें आपने क्या किया, ताकि वो उससे क्वेश्चन पूछ सके आपको, राइट। तो आप उसको वैसे मेंशन करने का ट्राई कीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ओके दिस इज डन, ओके राइट। सो दिस वन, उसके बाद हमारा एक ये आता है जिसे हमने लिख लिया, सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा ऊपर, आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है कि यार आप सीए फाइनलिस्ट हैं, आपका लिंक्डइन का आपका ईमेल आना चाहिए आपके टॉप में, आपके हेडिंग में नाम सीए फाइनलिस्ट, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, वो भी हाइपर लिंक्ड कि वहाँ पे क्लिक करते ही आपका ईमेल खुल जाए, उसके बाद आपका लिंक्डइन आईडी दैट टू हाइपर लिंक्ड, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट आपको जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का टेबल आ जाएगा, उसके बाद आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस का टेबल आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्किल्स, राइट। तो अभी हमको यहाँ पे अपने स्किल्स डिफाइन करने हैं। स्किल्स आपके हो सकते हैं 2 टाइप के, एक प्रोफेशनल स्किल्स एक पर्सनल स्किल्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल स्किल्स, ऐसे स्किल्स जो आपको जॉब में हेल्प कर सकते हैं, जैसे अगर आपको एक्सेल आता है, आपको एसएपी आता है, कुछ आता है, आप कोई कोर्स किया हुआ है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, तो आप वो मेंशन कीजिए वहाँ पे प्रोफेशनल स्किल में। आपने अगर रिसेंटली आईसीआई के किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करके उसको होस्ट किया है जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल दिखता है, वहाँ पे वो प्रेजेंट कीजिए। उसके बाद आता है पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल क्या हुआ, हो सकता है इस जॉब में वो अफेक्ट ना करे या फिर इस जॉब में मुझे वो हेल्प ना करे, पर माई इंटरपर्सनल स्किल्स हैज बीन डेवलप्ड बाय देम, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ उसके चलते, ऐसा कोई स्किल है आप वहाँ लिखिए। जैसे हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, किसी का ऐसे राइटिंग में बहुत सारा अवार्ड्स है, ऐसा कुछ है, आप वहाँ वो सब लिखिए। दोनों स्किल्स को आप इक्वली मेंटेन करके रखें, राइट। और जितना हो सके नंबर्स में लिखिए। ऐसा नहीं है ना कि आप वहाँ लिख रहे हैं ऑडिटेड न्यूमरस क्लाइंट्स, नहीं, अगर 4 है तो 4 लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए, नंबर लिखिए। जैसे आपने लिखा कि वन मल्टीपल अवार्ड्स इन ऐसे राइटिंग, मल्टीपल मतलब कितना, 2 3 4, वैसे बताइए, नंबर्स लिखिए। नंबर्स आर ऑलवेज आई कैचिंग, लेजिबल एंड अपीलिंग, ओके। तो आपको नंबर्स में लिखना होगा। और अगर आपको खुद के लिखे, हमेशा अपना रिज्यूमे खुद टाइप करें। अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार, आपको लग रहा है इसका और थोड़ा बेटर राइटिंग हो सकता है, अपलोड योर रिज्यूमे टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज नॉट हियर टू टेक आवर जॉब्स, इट्स हियर टू हेल्प अस, राइट। तो आप वहाँ पे अपना चैट जीपीटी में अपना रिज्यूमे अपलोड करें, वो आपको और स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के देगा, उसमें जो भी इंग्लिश के चेंजेस होने चाहिए वो उसको चेंज करके आपको देगा। इफ़ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट ऑन योर राइटिंग, दैट्स गुड एनफ, राइट। और सबसे बड़ा बात, रेज्यूमे इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। जो एचआर है वो आपको नहीं देख रहा है, जो इंटरव्यूअर है वो आपको नहीं देख रहा है, सबसे पहले वो आपका रेज्यूमे देख रहा है। तो आपका रेज्यूमे जो है वो आपको इंटरव्यू टेबल तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल निभाएगा। तो अगर आपको इंटरव्यू टेबल तक पहुंचना है तो आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन दैट डजेंट मीन ना कि आपका बस रेज्यूमे अच्छा है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वॉट मैटर्स आफ्टर योर सिलेक्शन टू द इंटरव्यू टेबल इज
योर परफॉर्मेंस देयर, आप वहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ कैसा है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप तो आप उसको कैसे डील कर रहे हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। तो आपको उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको चाहिए तो जस्ट डू लेट मी इन द कमेंट्स कि इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, व्हाट शुड वी वेयर, अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो क्या करना चाहिए, ऑफलाइन इंटरव्यू है तो क्या करना चाहिए। सो जस्ट विथ माई एक्सपीरियंस आई विल जस्ट लेट यू नो कि मैं क्या करता था, तो यू कैन यूज द सेम फॉर यू एज वेल, बिकॉज आई हैव गॉटन रिजल्ट विद दैट। राइट, मेरे को तो रिजल्ट्स मिले हैं उससे, तो अगर आप चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके तो अगर इसके अलावा और कोई भी डाउट है आपका, जैसे आर्टिकलशिप टर्मिनेट करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में रजिस्टर करते वक्त आईसीआई के फॉर्म्स फाइलिंग में बहुत दिक्कत आती है कई बच्चों को, तो उसमें अगर आपको कोई डाउट्स है तो जस्ट डू लेट मी नो। अगर मेरे से सॉल्व होगा तो आई विल सॉल्व इट फॉर यू, अगर नहीं होगा तो आई विल गेट हेल्प यू गेटिंग, आई विल हेल्प यू कनेक्ट विथ समवन विद इन आईसीआई और समथिंग लाइक दैट। In short, I'll just help you resolve that. Itna I can assure you. And one last thing, if you want I can also share the Google Drive link for my resume. I'll just show it to you once कि how does it looks. सो दिस इज हाउ माई रेज्यूमे लुक्स। यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, टॉप में मेरा नाम आ गया, यहाँ पे हाइपर लिंक लिंक्डइन है, लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरा, ये मेरा हाइपर लिंक ईमेल है, और यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था जिसको मैंने अभी हाइड कर दिया है, तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था। उसके बाद आ जाता है मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मेरे सी ए इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स थे, ये मेरे जो रिमार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एग्जाम्सन था। यहाँ पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं लिखा क्योंकि इट वाज एविडेंट कि यार सी ए फाउंडेशन नवंबर 22 में दिया था, सी ए इंटरमीडिएट नवंबर 23 में दिया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बजाय एग्जाम्सन इन 4 सब्जेक्ट वाज लुकिंग मोर अपीलिंग, तो मैंने वो लिखा। ओके, फिर मैंने सी एस एग्जीक्यूटिव पास किया हुआ है तो मैंने वो भी मेंशन किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था, मैंने वो मेंशन किया। रिजल्ट्स टू मेक इट कंसिस्टेंट थ्रू आउट, मैंने परसेंटेज और मार्क्स दोनों लिखा कि यार 10th और 12th का विथ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इट शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब मेरा प्रोफेशनल एग्जाम्स और 10th 12th का जो फॉर्मेट है ऑफ मार्क्स दैट शुड बी कंसिस्टेंट। तो मैंने यहाँ ये लिखा है, यहाँ पे कौन से अटेम्प्ट में एग्जाम दिया था वो लिखा। उसके बाद आई हैव मेंशन माय आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, तो ये मेरा फर्म का नेम, दिस इज ईवाई, कितने टाइम तक मैंने वहाँ सर्व किया, क्योंकि कई लोग आर्टिकलशिप भी चेंज करते हैं, राइट। तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने सेक्टर में डिवाइड कर दिया, तो मैंने 3 ही क्लाइंट पे काम किया था, तो मैंने इसको सेक्टर में डिवाइड कर दिया, बेसिक डिटेल्स दे दिया। एंड अनदर थिंग, अगर मैं कहीं पे भी अमाउंट मिलियंस में लिख रहा हूँ तो हर जगह मिलियंस में ही रहेगा, कहीं क्रोर्स में लिख रहा हूँ तो हर जगह क्रोर्स में रहेगा। आप ऐसा मत कीजिए ना कि आप ऊपर थाउजेंड्स में लिख रहे हैं नीचे मिलियंस में लिख रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। और फिर स्किल्स एंड अचीवमेंट, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एंड टेक्निकल डाल दिया। आप डाल सकते हैं प्रोफेशनल स्किल्स एंड पर्सनल स्किल्स, राइट। उसको भी आपको ऐसे ही मेंशन करना है पॉइंटर्स में। और यहाँ पे भी देखिए मैंने एक टेबल बना दिया है, क्योंकि 2 कॉलम आ रहा था, 2 रो आ रहा था, तो मैंने इसका एक टेबल बना दिया छोटा सा, राइट। तो दिस लुक्स मोर कंसिस्टेंट कि यार आपने 3 टेबल में सारा चीज समराइज कर दिया। और देखिए कितना सटल लुक है, ना कोई तामझाम ना कुछ, सिंपल फॉन्ट, सिंपल एवरीथिंग। और अलाइनमेंट आप देखिए, हर टेबल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरी टेबल। ये जो ये है बॉर्डर है फॉर दिस हेडिंग, दिस इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन द सेम लाइन एवरीवेयर, राइट। यहाँ पे देखिए सारा सेंटर अलाइंड है सारा कुछ, यहाँ पे भी सेंटर अलाइंड है, यहाँ भी सेंटर अलाइंड है, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड डू, जो स्पेसिंग मैप्ड होना चाहिए। सो इफ यू वांट दिस फॉर योर रेफरेंस डू लेट मी नो, आई विल पोस्ट its Google Drive link on the comment section. So that's it for today guys, thank you so much for watching, thank you, bye bye.